नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में चौथी लहर की आहट के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 12,000 हेल्थ वर्कर्स को मिलेगा अब ईपीएफ का लाभ। अब और करीब से सौर मंडल को देख पाएंगे दर्शक। पटना तारामंडल के रिनोवेशन का कार्य शुरू। बिहार में 8,067 पदों पर निकलेगी गार्ड व सफाई कर्मी की भर्ती। प्रस्ताव किया जा रहा है तैयार। मुजफ्फरपुर में डायरिया व बुखार से पीड़ित 300 बच्चे अस्पतालों में भर्ती। जाने क्या कहते हैं डॉक्टर। पटना में कोरोना से बचने के लिए अब पहने सोने का मास्क, दाम जानकर रह जाएंगे हैरान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी। एक पुराने मामले में हुआ आरोप गठित। पहलतीपुर के मरीजों को अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। सीएचसी की रखी गई आधारशिला। मधुबनी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के रैकेट का खुलासा। आधार कार्ड सहित कई नकली कागजात बरामद। आज से पटना एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की होगी कोरोना जांच। संदिग्ध पाए जाने पर कराई जाएगी आरटीपीसीआर टेस्ट। पुलिस थानों में तब्दील किए जाएंगे राज्य के 200 से अधिक ओपी। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। बिहार के डाकघरों में अगले माह से मिलेंगे ई बैंकिंग की सुविधा। ई पेमेंट करना होगा आसान। पटना साइंस कॉलेज देगा मेट्रो को जमीन। पीयू सिंडिकेट की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच बिहार सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक संविदागत कर्मियों का अब ईपीएफ कटेगा। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके मुताबिक जिनका मानदेय 15,000 से अधिक है, ऐसे कर्मियों को ईपीएफ योजना में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से बिहार के करीब 12,000 कर्मियों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दंत स्वास्थ्य विज्ञान भी तैनात किए जाएंगे। तारामंडल को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। तारामंडल भवन के स्ट्रक्चर और लोड को समझने के बाद शनिवार से ऑडिटोरियम के इंटीरियर रिनोवेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे पहले तारामंडल के वाटर प्यूरिफिकेशन और इंसुलेशन का काम किया गया। इसके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी कालजाइज को दिया गया है। शनिवार को कोलकाता की ऑर्बिट आर्किटेक्ट कंपनी की टीम ने इंटीरियर रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल पुराने ऑडिटोरियम की फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। इसके बाद गैलरी सीटिंग और झुकावदार चेयर की सेटअप की तैयारी की जाएगी। इसके साथ ही लाइटिंग और एकॉस्टिक साउंड ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा। यह राज्य का पहला 3D प्लेटोरियम होगा, जिसमें दर्शकों को फिल्म देखने पर ऐसा एहसास होगा कि वे सौरमंडल के काफी करीब हैं। बिहार में रोजगार का एक और मौका। जल्द ही पंचायत के सरकारी भवनों में सफाई कर्मी और गार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि भवन की साफ सफाई नियमित रूप से हो सके और उनके रखे उपकरण आदि की भी रक्षा हो सके। इसको लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। संविदा पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गार्ड और सफाई कर्मियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन का आधार क्या होगा और कितनी राशि इन्हें मानदेय के रूप में दी जाएगी, इस पर विभागीय स्तर पर अभी मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। इधर विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पंचायत सरकार भवनों में कंप्यूटर, पंखे, कुर्सी, टेबल, फाइलें आदि रहती है, जिसका रख रखाव जरूरी है। पटना यूनिवर्सिटी ने नए सत्र 2022-23 में एडमिशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नए सत्र में एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए बीएन कॉलेज को नोडल कॉलेज बनाया गया है। बीएन कॉलेज ही एडमिशन प्रक्रिया कंडक्ट करेगा। पीयू में ग्रेजुएशन में नए सत्र में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2 मई से शुरू हो जाएगी। एडमिशन फॉर्म 4 जून तक भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 18 जून की तिथि तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन व केंद्रीकृत होगी। एक ही आवेदन पर छात्र सभी कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह पीजी रेगुलर कोर्स के लिए 1 जुलाई 2022 से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई है। इसी तरह पीजी रेगुलर के लिए जिस विषय में लिखित परीक्षा के आधार पर एडमिशन होता है, उन विषयों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई और 26 जुलाई 2022 को रखी गई है।
हाजीपुर एसीजीएम प्रथम के कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन व भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के विरुद्ध आरोप गठित किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान 27 सितंबर 2015 को गंगा ब्रिज थाने में तेरसैया में आयोजित सभा को लालू प्रसाद ने संबोधित किया था। उस वक्त वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात सीओ निरंजन कुमार ने लालू प्रसाद पर गंगा ब्रिज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 2 अक्टूबर 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था। कोर्ट ने 11 फरवरी 2019 को संज्ञान लिया था। इसी मामले में बीते 18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई थी। बीते 23 अप्रैल को उनके अधिवक्ता ने एसीजीएम प्रथम स्मिता राज के कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बुधवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। राजद सुप्रीमो के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में सवाल जवाब के बाद उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के रूप में चर्चित पवन सिंह ने गुरुवार को अपनी दूसरी पत्नी से तलाक के लिए बिहार के आरा फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से रिश्ते ठीक नहीं हैं। यही कारण है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के बदले अपने माता पिता के साथ रह रही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पर 2 बार गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी पवन सिंह की पत्नी के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए दी है। पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पवन सिंह शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते थे, उनके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करते रहते थे। इन्हीं के कारण उनके वैवाहिक जीवन में कटुता आई। ज्योति सिंह आज आरा कुटुंब न्यायालय में अंतरिम भरण पोषण की न्यायालय से मांग की है। भोजपुरी फिल्मों के गायक पवन सिंह ने गुरुवार को अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। आरा फैमिली कोर्ट में सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने दी है। राज्य में चुस्त पुलिसिंग के साथ ही अधिक से अधिक आबादी तक थानों की पहुंच बनाने के लिए ओपी को थानों में तब्दील करने की योजना है। वर्तमान में मौजूदा करीब 225 ओपी में 200 को थानों में बदलने से संबंधित प्रस्ताव को पुलिस महकमा अमलीजामा पहनाने में जुटा हुआ है। इसके बाद इस प्रस्ताव को गृह विभाग को भेजा जाएगा। फिर इससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद इस पर अंतिम स्तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए इसे कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा। इसके बाद इन सभी ओपी को थानों में बदलने और इनके लिए अपने भवन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन सभी नए थानों में तमाम आधुनिक सुविधाएं मसलन आगंतुक कक्ष, क्रेच होम, महिला शौचालय एवं बैरक समेत सभी चीजें रहेंगी। राज्य में जितने भी नए थाने बन रहे हैं उनमें अब तमाम आधुनिक सुविधाएं लैस किया जाना है। इन्हें नए थाने का दर्जा मिलने के बाद CCTNS से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी ताकि सभी थाने और इनमें होने वाले कामकाज ऑनलाइन हो सके। इन नए थानों के लिए फिलहाल किसी नए पदों का सृजन नहीं होगा। ओपी में तैनात कर्मी ही इस थानों में तैनात कर दिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मियों की पदस्थापना यहां की जाएगी। सूबे में मई के पहले सप्ताह से डाकघर के करोड़ों खाताधारकों को ई बैंकिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद डाकघर के खाताधारक भी गूगल पे से शीघ्र भुगतान कर पाएंगे। इसके बाद पेंशन व मनरेगा के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ होगा। इसके लिए सिस्टम को अपडेट करने का काम शुरू हो चुका है। ई बैंकिंग सेवा में निफ्ट को भी शामिल किया गया है। डाक विभाग ग्राहकों को यह सेवा मई के पहले सप्ताह में उपलब्ध कराने जा रहा है। डाकघर के बचत बैंक में गाँव के लोग छोटी छोटी राशि जमा करते हैं। पेंशन डाकघर के बचत खाते में आती है। किसान विकास पत्र व डाकघर की अन्य बचत योजना के पूरे होने पर डाकघर के बचत खाते में रुपये जमा कर देते हैं। डाक विभाग बचत खातों को अन्य बैंकों की तर्ज पर ई बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। पटना साइंस कॉलेज के साउथ ईस्ट कॉर्नर की 1953.6 वर्ग मीटर जमीन पटना मेट्रो रेल परियोजना को बिना शर्त हस्तांतरित की जाएगी। जमीन हस्तांतरित पर मंगलवार को पटना यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की बैठक में मुहर लग गई। बिना शर्त जमीन देने पर बैठक
में विवाद भी हुआ, लेकिन कुलपति के हस्तक्षेप और राज्य सरकार के साथ बैठक के दौरान कही गई बातों को सिंडिकेट सदस्यों को बताया गया। इसके बाद सभी सदस्यों की सहमति के बाद जमीन देने पर मुहर लगी, लेकिन निर्माण काम के लिए जमीन देने पर सहमति नहीं बनी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेट्रो परियोजना हेतु मांगी गई स्थायी भूभाग को हस्तगत कर दी जाए, लेकिन निर्माण कार्य एवं सामान रखने के लिए मांगी जा रही अस्थायी भूमि को हस्तगत नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स की खेल संबंधी सारी गतिविधियां बाधित हो जाएंगी, जो उचित नहीं होगा। निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसी इसके लिए किसी अन्य स्थान का चयन कर ले। सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए राजकीय मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के जमीन को लिया जाए। गौरतलब है कि सरकार ने मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए साइंस कॉलेज के करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन की मांग की थी। साइंस कॉलेज व एनआईटी कॉर्नर पर ही मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है, इस वजह से अधिक जमीन की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा पीयू की अन्य कुछ जमीन भी ली जाएगी। बिहार के लोगों को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट के बाद पहले इथेनॉल प्लांट का तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 अप्रैल को नए इस प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह इथेनॉल प्लांट औद्योगिक विकास की ओर से अग्रसर पूर्णिया को इथेनॉल उद्योग एक कदम और आगे ले जाएगा। पूर्णिया को धमदाहा अनुमंडल के गणेशपुर परोड़ा में बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनाया गया है। यह प्लांट 104 करोड़ की लागत से इंडियन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 15 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस प्लांट से एक दिन में 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाना है। इथेनॉल प्लांट की शुरुआत होने से कोसी एवं सीमांचल के लोगों में काफी लाभ पहुंचने वाला है। यहां के लोगों को इस प्लांट से अच्छा रोजगार मिलने वाला है। देश में अच्छी ईख से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, पर बिहार के इस पहले प्लांट से मक्का और ब्रोकन राइस से इथेनॉल का उत्पादन होगा। अप्रैल महीने की शुरुआत से इसका ट्रायल भी चल रहा था। यह मक्का कच्चा माल के रूप में इसी इलाके में किसानों से लिया जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बिहार राज्य में 3 लाख लोगों ने रोजगार के लिए एनआईसी पोर्टल पर आवेदन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 4 गुना से अधिक है। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर 2015 से अब तक राज्य के 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपना निबंधन कराया है। बेरोजगार को ऑनलाइन निबंधन की सुविधा एनपीएस पोर्टल पर 2015-16 से मिली हुई है। पहले साल बिहार में मात्र 5,152 बेरोजगारों ने ही ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन किया था, लेकिन 2016-17 में 6,05,397 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया था। साथ ही 2017-18 में 1,53,709, तो वहीं 2018-19 में 1,43,858 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। 2019-20 में 1,18,828 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। वहीं कोरोना के कारण 2020-21 में सबसे कम 71,817 बेरोजगारों ने ही पोर्टल पर निबंधन किया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ 2021-22 में 3,05,683 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना